Namaskar. On popular demand, I'm going to read today Amrita Pritam's Pinjar. Pinjar, सन 1935, 1935। मटमैला दिन था। बोरी के टुकड़े पर बैठी पूरो मटर छील रही थी। उंगलियों में पकड़ी हुई फली के मुंह को खोलकर जब उसने दानों को मुट्ठी में सरकाना चाहा तो एक सफ़ेद कीड़ा उसके अंगूठे पर लग गया। जैसे एकाएक कीचड़ भरे गड्ढे में पाँव जा पड़ने पर एक सिहरन सी हो उठती है, वैसी ही सिहरन पूरो के पूरे शरीर में दौड़ गई। हाथ छटकाकर उसने कीड़े को परे फेंक दिया और अपने हाथों को अपने घुटनों में भींच लिया। पूरो के सामने मटर की फलियां, निकाले हुए दाने और खाली छिलके बिखरे पड़े रहे। उसने जोड़े हुए घुटनों के बीच में से दोनों हाथ निकालकर अपने कलेजे को थाम लिया। उसे लगा मानो सर से पांव तक उसका शरीर मटर की उस फली की भांति हो जिसके भीतर मटर के स्वच्छ दानों के स्थान पर कोई गंदा कीड़ा पल रहा है। पूरो को अपने शरीर के अंग अंग से घिन आने लगी। उसका मन चाहा कि वो अपने पेट में पल रहे कीड़े को झटकार दे, उसे अपने शरीर से दूर झाड़ दे, ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों में फंसाकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरू को उखाड़ कर फेंक देता है, जैसे कोई चिपटी हुई किलनी को नोच कर अलग कर देता है, जैसी कोई चिपटी हुई जोंक को तोड़ फेंकता है। पूरो सामने दीवार की ओर देखने लगी। बीते हुए दिन एक एक करके वहाँ से गुजर रहे थे। पूर्व गुजरात जिले के एक गांव छत्तोआनी के शाहों की बेटी थी। शाह, जिनका साहूकारे का काम कब का बंद हो चुका था, किंतु फिर भी वो कहलाते शाह ही थे। समय के कुचक्र से शाहों के उस घर का ये हाल हो गया कि देग और कंडाल जैसे उनके बड़े बड़े बर्तन भी बिक गए, वो बर्तन जिन पर उनके पूर्वजों के नाम खुदे हुए थे। प्रतिदिन की इस जीती जागती ग्लानि से बचने के लिए पूरो के पिता और चाचा अपना गांव छोड़कर सियाम चले गए। वहाँ उनके दिन पलक मारते ही पलट गए। उन दिनों पूरो दौड़ती फिरती थी और उसकी माँ की गोद में एक लड़का था। उजड़े हुए शाहों का ये परिवार फिर अपने गांव छत्तोआनी आया। पूरो के पिता ने अपना गिरवी पड़ा हुआ मकान छुड़वाकर अपने बाप दादों के नाम की लाज रख ली। यद्यपि उसके पिता को नया मकान बनवाने में इससे भी कम पैसे खर्चने पड़ते, पर उसने अंधाधुंध लगाए हुए ब्याज की भी परवाह न की और एक बार दांत भींचकर अपने पूर्वजों के नाम की रक्षा कर ली। अनाज, चारा और अन्य वस्तुओं की ठीक ठीक व्यवस्था करके वे सियाम वापस चले गए, किंतु उनका मकान, उनका नाम उनके पीछे गांव में रहता रहा। अगली बार जब वो अपने गांव लौटे, उस समय पूरे 14 वर्ष की थी। उससे छोटा उसका एक भाई था। उससे छोटी पूरो की ऊपर तले की 3 बहनें थीं और अब के पूरो की माँ को छठी बार फिर किसी बच्चे की उम्मीद थी। शाहों के उस परिवार ने गांव आकर पहला काम किया कि पास के गांव रतोवाल के एक अच्छे खाते पीते घर में पूरो के लिए लड़का देखा। पूरो की माँ सोचती थी कि जब वो नहा धोकर उठेगी तो बड़े चाव से पूरो का काज आरंभ करेगी। इस बार वो पक्की तरह सोच कर आए थे कि इस भार को उतार कर ही लौटेंगे। पूरो की होने वाली ससुराल में उन दिनों 3 दुधारू पशु थे और गांव में उनका मकान पहला था जिसके ऊपर पक्की ईंटों की बरसाती बनी हुई थी। मकान के माथे पर उन्होंने ओम लिखवाया हुआ था। लड़का सूरत का अच्छा और बुद्धिमान दिख पड़ता था। पूरो के पिता ने 5 रुपए और गुड़ की भेली देकर लड़का रोक लिया था। उन दिनों गुजरात जिले में अदला बदली के संबंध होते थे। जिस लड़के से पूरो की सगाई हुई, उस लड़के की बहन की सगाई पूरो के भाई से की गई। यद्यपि पूरो का भाई उस समय मुश्किल से 12 बरस का था और उसकी मंगेतर बहुत ही छोटी थी। 2-2 बरस के अंतर से ऊपर तले 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण पूरो की माँ का मन क्षुब्ध सा हो गया था। अब जबकि उनके दिन फिर गए थे, घर में मन भर खाने को था, जी भर पहनने को था, उसका मन करता था कि उसके फिर एक लड़का हो। इस बार आकर पूरो की माँ ने दूसरा काम ये किया कि विधि माता की पूजा की। गांव की कुछ स्त्रियों ने पूरो के घर के आंगन में गोबर की गुड़िया बनाई। लाल चुनरी की किनारी लगाकर उसे उस गुड़िया के सिर पर चढ़ा दिया। 2 माशे सोने की छोटी सी नथ बनवाकर उसकी नाक में डाली और सबने मिलकर गाया, विधमाता रुस्सी आवी ते मन्नी जावी, विधमाता रुस्सी आवी ते मन्नी जावी। उनके अपने गांव में और आसपास के गांवों में स्त्रियों का ये विश्वास था कि प्रत्येक बालक के जन्म के समय विधि माता स्वयं आती हैं। यदि विधि माता अपने पति से हंसती खेलती आती हैं तो आकर झटपट लड़की बनाकर चली जाती हैं, क्योंकि उसे अपने पति के पास लौटने की जल्दी होती है। किंतु यदि विधि माता अपने पति से रूठ कर आती है तो उसे लौटने की कोई विशेष जल्दी तो होती नहीं। वो आकर बहुत समय तक बैठती है और आराम से लड़का बनाती है। सो सब स्त्रियों ने मिलकर फिर गाना आरंभ किया, विधमाता
रुस्सी आवी ते मन्नी जावी। विधि माता शायद कहीं पास ही सुन रही थी। उसने उनका कहा मान लिया। 15-16 दिन बाद पूरो की माँ के लड़का हो गया। शाहों के दूर पार के संबंधियों को भी बधाइयाँ मिलने लगी। चिंताजनक केवल एक बात थी, और वो ये कि लड़का तेलड़ था। 3 बहनों पर भाई हुआ था। पूरो की माँ को बड़ी चिंता थी। राम करे किसी प्रकार लड़का बच जाए, और बच जाए तो माता पिता को भारी ना हो। विधि माता को मनाने वाली स्त्रियां फिर एक बार इकट्ठी हुई और कांसी के एक बड़े से थाल में बीच में बड़ा सा छेद करके लड़के को उसमें से आर पार निकाला। साथ में गाती रहीं, त्रिखलादी धाड़ आई, त्रिखलादी धाड़ आई। 3 लड़कियों के दल के बाद ईश्वर की कृपा से उत्पन्न हुए लड़के के सारे शगुन मनाकर अब सबको विश्वास हो गया कि लड़का बच जाएगा। 15वां वर्ष आरंभ होते होते पूरो के अंग प्रत्यंग में एक हुलार सा आ गया। पिछले बरस की सारी कमीज़ें उसके शरीर पर तंग हो गईं। पूरो ने पास की मंडी से फूलों वाली छींट लाकर नए कुर्ते सिलवाए। कितना सारा अबरक लगवाकर कुछ चुनरियाँ तैयार की। पूरो की सहेलियों ने उसे दूर से उसका मंगेतर रामचंद्र दिखा दिया था। पूरो की आंखों में उसकी छवि पूरी की पूरी उतर गई। उसका ध्यान आते ही पूरो का मुंह लाल हो जाता था। पूरो निशंक होकर बहुत ही कम बाहर निकलती थी, क्योंकि पास के गांव वालों का इस गांव में आना जाना बहुत रहता था। उसकी ससुराल के गांव वाले कहीं पूरो को देख ना ले, इस बात से पूरो बहुत डरती थी। और फिर वो गांव बहुत करके मुसलमानों का हो गया था। वैसे ज़रा दिन ढले पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में घूम फिर आती थीं। कई बार पूरो अपने खेतों के पास से गुजरती हुई कच्ची सड़क के आसपास अटक जाती। कभी कोई साग चुनने बैठ जाती, कभी किसी बेरी के पेड़ से लगकर खड़ी हो जाती, बेर गिराती, उन्हें चुनती और सहेलियों को बातों में लगाए रखती। ये सड़क उसकी होने वाली ससुराल को जाती थी। मन ही मन वो सोचती, यदि उसका मंगेतर आज इधर से गुजर जाए, वो उसे गुजरते हुए एक बार देख ले। पूरो का दिल उस सड़क के किनारे खड़े होते ही थक थक करने लगता। फिर सारी रात पूरो अपने युवा मंगेतर के सपनों में मग्न रहती। एक दिन पूरो को नई जूती उसकी एड़ी में बहुत लग रही थी। सहेलियों के साथ चलते चलते वो पीछे रह जाती। पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में से होकर लौट रही थी। सांझ का अंधकार पिघले हुए सिक्के की भांति चारों ओर बिखर गया था। लड़कियां खेतों की डोल डोल चलती अब गांव की पगडंडी पर आ गई थी। ये पगडंडी कहीं चौड़ी और खुली हुई खाली ज़मीन पर होकर जाती थी, और कहीं कुछ पेड़ों, पीपलों और झाड़ियों के साथ साथ मानो उनकी बाह पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ती थी। सब लड़कियां आगे पीछे इसी पगडंडी पर चली जा रही थी। पूरो ज़रा पीछे रह गई थी। दाएं पांव की एड़ी के पास एक बड़ा सा छाला उभर आया था। पूरो ने तंग जूती दोनों पैरों से उतारकर हाथों में ले ली और पांव तेजी से बढ़ाने लगी। लड़कियां पूरो से कहा करती थी कि उसका दायां पैर बाएं पैर से भारी था, इसलिए उसके दाहिने पैर में जूती लगती थी। इसी तरह पूरो का दायां हाथ भी बाएं हाथ से भारी था। हाँ जी, चूड़ी पहनते हुए पता चलेगा, कहकर लड़कियां पूरो को छेड़ा करती थी। पूरो की आंखों के सामने आ गया मानो सच्चे हाथे दांत की लाल चूड़ियाँ उसके हाथों में पहनाई जा रही हैं। पिछली बड़ी बड़ी खुली चूड़ियाँ पहनाने के बाद आगे की छोटी चूड़ियाँ उसके दाएं हाथ में फंस गई हैं। नाई ने तेल से उसके अंगूठे की हड्डी को मला और हाथी दांत की लाल चूड़ी को उसके हाथ में जोर से धकेलने लगा। पूरो को ख्याल आया, कहीं उसकी हाथी दांत की लाल चूड़ी उसके दाहिने हाथ में टूट जाए तो। पूरो के कलेजे को एक धक्का सा लग गया। हाय, ये शकुन कितना बुरा है। उसकी शकुन की चूड़ी, उसके सुहाग की चूड़ी उसके हाथ में क्यों टूटे। पूरो ने अपने दाहिने हाथ को तिरस्कार से देखा। हे भगवान, उसका मंगेतर जुग जुग जिए, 1000 लाख वर्ष जिए, पूरो के हृदय ने कामना की। फिर पूरो को याद आया, उसके गांव में चूड़ा चढ़ाते समय एक लड़की की चूड़ी सचमुच टूट गई थी। पास खड़ी हुई स्त्रियां राम राम कहकर भगवान से उसके पति की कुशल याचना करने लगी थी। फिर सुनार से सोने का एक पतला सा तार टूटी हुई चूड़ी में पुरवा कर उस लड़की को फिर वही चूड़ी पहनाई थी, मानो उन्होंने उसके पति की टूटी हुई जीवन डोरी को जोड़ लिया हो। पूरो इन्हीं शगुन अपशगुन के विचारों में फंसी हुई थी कि बाएं हाथ की ओर के पीपल के पीछे से एक व्यक्ति निकलकर पूरो के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरो के कलेजे पर मानो हथौड़ा सा पड़ा। पूरो ने जल्दी से देखा, उसके गांव का जवान लड़का रशीद उसके सामने खड़ा था। रशीद की आयु 22-24 वर्ष की होगी। उसकी भरी हुई जवानी उसके मुंह पर प्रत्यक्ष बोल रही थी। पूरो ने देखा, रशीद की दोनों बड़ी बड़ी आंखें पूरो के मुंह पर गड़ी हुई हैं। वो कांप उठी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो रशीद के पास से बचती हुई भाग खड़ी हुई। पूरो भागती भागती लड़कियों के साथ जा मिली। अब वो अपने घरों के पास पहुंच गई थी।
पूरो का सांस ठिकाने ना था। इतना ही भला हुआ कि रशीद ने उसे हाथ ना लगाया। रशीद ने उसे मुंह से कुछ न कहा। अरे लड़का था या कोई शेर, सहेलियों ने उससे ठिठोली की, किंतु अभी तक पूरो की जान में जान नहीं आई थी। शेर तो सिर्फ फाड़ कर खा जाता है। कहते हैं कि अगर रीछ को कोई औरत अकेली मिल जाए तो वो उसे मारता नहीं, उठाकर ले जाता है, अपनी गुफा में ले जाकर उसको अपनी स्त्री बना लेता है। सहेलियों में से एक ने ये बात सुनाई। पूरो की जान फिर सूखने लगी। हाय, उस कर्मों की जली का क्या हाल होगा जिसे रीछ अपनी स्त्री बना ले। ये सोच सोच कर पूरो का रंग उड़ने लगा। पूरो को फिर रशीद की फैली फैली आंखें याद आ गईं। अब पूरो अपने घर पहुंच गई थी। सहेलियां हंसती बोलती आगे बढ़ गईं। दूसरे दिन जब पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में सिंगरे तोड़ रही थीं, जल्दी से पूरो 2 मुट्ठी सिंगरे पास ही चलते हुए रहट पर धोने चली गई। छोटे छोटे सिंगरों की डंडियां तोड़कर 2-4 सिंगरे पूरो ने अपने मुंह में डाल लिए। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ के पास रशीद खड़ा है। उसकी टांगों में से मानो किसी ने जान ही खींच ली हो। भय उसके मुंह पर छा गया। अजी डरती क्यों हो, हम तो तुम्हारी चाकर हैं। आज रशीद बोल उठा। उसके मुंह से शरारत टपक रही थी। पूरो को ऐसे लगा जैसे अभी रशीद रीछ के चौड़े पंजे की भांति उसके मुख पर झपट पड़ेगा। उसकी लंबी लंबी उंगलियां रीछ के नाखूनों की भांति उसके गर्दन की चारों ओर फैल जाएंगी। फिर उसे वो खींचता हुआ ले जाएगा और फिर सौभाग्यवश पूरो ने देखा सामने से 2 किसान चले आ रहे हैं। रशीद वैसे का वैसे ही खड़ा था। पूरो लाल टमाटरों से भरी हुई क्यारी के ऊपर से छलांग मारकर जल्दी जल्दी पाँव फेंकती सहेलियों से जा मिली। उस दिन पूरो बहुत निढाल सी रही। सारे रास्ते लड़कियों का हाथ पकड़ पकड़ कर चलती रही। परछाइयों से भी कांप कांप उठती, जरा जरा सी खड़खड़ाहट से भी चौंक चौंक उठती। पूरो ने ना तो अपनी माँ को कुछ बताया ना अपने पिता को। उसकी सहेलियाँ कहती थी, भला ये भी माँ बाप से कहने की कोई बात है। जवान लड़कियों को तो रास्ता चलते शोधे सदा ही ताकते झांकते आए हैं। मुँह ज़बानी कभी उनका गुलाम बनते हैं, कभी अपने आप को उनका चाकर कहते हैं। ऐसे उल जुलूल बकते ही आए हैं। वो बका करें भौंका करें, भला कोई कुत्तों के भौंकने से डरकर सड़कों पर चलना छोड़ देता है। उस दिन उनके गांव में एक 6-7 बरस के लड़के को एक पागल कुत्ते ने काट खाया। गली मोहल्ले की स्त्रियों ने मिलकर लड़के के घाव पर लाल मिर्चें बांध दी। मिर्चों की तेज़ी से कुत्ते के दांतों का जहर कट जाता है। पूरो ने जब यह खबर सुनी तो तुरंत ही उसके मन में विचार आया कि वो लाल मिर्चें कूटकर रशीद की आंखों में झोंक दे। जितना वो रशीद की आंखों के संबंध में सोचती उतना ही उसे जहर चढ़ता था। सहेलियां पूरो की बाँह पकड़कर खींचती, पर पूरो को साहस न होता कि वो खेतों की ओर जाए। और फिर अब पूरो का विवाह भी दिन पास आ रहा था। पूरो के पिता ने और भी मैदा इकट्ठा करके घर में धर लिया था। पूरो की माँ ने पीले रेशम से कढ़ी हुई लाल फुलकारियों से लकड़ी का संदूक भर लिया था। सियाम से लाए हुए रेशमी जोड़ों से उसने दहेज वाला सफ़ेद ट्रंक मुंह तक भर दिया था। चुनरियों की छोटी बांकड़ी चुन चुन कर उसके पोतरे दुखने लगे थे। पिछली ओर का भीतर वाला कमरा, जहाँ उसने पूरो के दहेज के लिए पीतल के 51 बर्तन जोड़े थे, झमाझम कर रहा था। उन दिनों देहातों में क्रोशे का काम का बड़ा चलन था। पूरो ने क्रोशे से बनाए हुए फूल जोड़ जोड़ कर पलंग की पूरी चादर बनाई थी। दुसूती के तार गिन गिन कर उसने फूल काढ़ने सीखे थे। अपने हाथ से अपने दहेज के लिए एक डलिया और मूढ़े बनाए थे। एक दिन पालक के नरम नरम पत्तों को तोड़कर पूरो ने साग काटा। पूरो की माँ सुतली की बनी हुई पीढ़ी पर बैठी अपने लड़के को दूध पिला रही थी। पूरो ने मिट्टी की हंडिया को बांध के छोटे से गुच्छे से अच्छी तरह मांजा। फिर साग को पानी से 2 बार धोकर और उसमें चने की दाल मिलाकर हंडिया को मुंह तक भर दिया। हारे की मीठी मीठी आग पर दूध बढ़ा कढ़ रहा था। पूरो ने चूल्हे में 2-4 छिपटियाँ लगाकर साग चढ़ा दिया। पूरो का विवाह अब बस बिल्कुल पास आ गया था। पूरो की माँ को प्रतीक्षा थी कि जाने कौन आज या कल पूरो की ससुराल से कोई नाप लेने ही आ जाए। पूरो कितनी सुंदर सुघड़ लड़की है। रोटी टुकड़ा तो वो आंगन में इधर उधर चलते फिरते ही कर लेती है। पूरो की सहेलियाँ कहती थी कि पूरो को जवानी भी तो भरपूर चढ़ी है। पूरो के गोरे निर्मल मुख पर आंख ठहरती न थी। पूरो की माँ ने एक चाहत भरी दृष्टि से पूरो की ओर देखा। शायद वो सोचती थी कि पूरो अब ससुराल चली जाएगी, पूरो के मायके का घर भाएं भाएं करेगा। पूरो अपनी माँ का दाहिना हाथ थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। हर बेटी की माँ को रोना पड़ता है। बैठी बैठी पूरो की माँ गाने लगी। लावी ते लावी नी कलेजे ते नाल माए, दस्सी ते दस्सी एक बात नी, बातां ते लम्मियां नी थियां क्यों जम्मियां नी, आज विछोड़े वाली रात नी। पूरो की माँ का कलेजा भर आया।
पूरो चौके के छोटे छोटे काम निपटाती हुई अपनी माँ की आवाज़ सुन रही थी। पूरो के दिल में विछोड़े की एक हौल सी उठी। पूरो की माँ आगे गाने लगी। चरखा जू डानिया में छोपे जू पानिया में पीड़ियाँ ते वाले मेरे खेसनी, पुत्रा नु दित्ते उच्चे महल ते माड़ियाँ धिया नु दित्ता परदेसनी। पूरो दौड़ी दौड़ी आकर माँ के गले से लिपट गई। माँ बेटी दोनों रो पड़ी। हर लड़की का यौवन उसे अपनी माँ से अलग कर देता है। पूरो की माँ ने जी कड़ा किया, बेटी के कंधे पर प्यार किया। संध्या समय का अंधकार उनके आंगन में भी उतर आया था। पूरो की माँ को याद आया कि दूसरी चीज़ चढ़ाने को इस समय घर में कुछ भी नहीं था। कौन जाने पूरो की ससुराल से कोई आदमी आता ही हो। पूरो से उसने कहा, छोटी बहन की उंगली पकड़कर पास के खेतों में से 4 भिंडियाँ ही तोड़ ला और चावलों की एक मुट्ठी और गुड़ की भेली डालकर मीठे चावल भी चढ़ा दे। पूरो का दिल भी आज भर भर आता था। उसने अपनी छोटी बहन को साथ लिया और बाहर चली गई। पूरो ने भिंडियाँ तोड़ी, 2-4 सिंगरे तोड़े और उल्टे पांव छोटी बहन को साथ लेकर घर की ओर चली। लौटते समय पूरो को केवल ये विचार आ रहा था कि अब वो अपनी माँ से अलग हो जाएगी, अपनी बहनों से बिछड़ जाएगी, अपने नन्हे से भाई से दूर चली जाएगी। वज्र के प्रहार के समान पूरो को एकाएक ख्याल आया, यदि यहाँ रशीद मिल जाए तो। और वो पाँव उठाकर चलने लगी। पूरो, दौड़ क्यों रही है? पूरो की छोटी बहन का सांस चढ़ गया था। पूरो के पीछे की ओर से एक घोड़ी दौड़ती हुई आई। पूरो अभी पगडंडी से हट भी न पाई थी कि ना जाने घोड़ी या घुड़सवार कौन पूरो के दाहिने कंधे से टकरा गया। पूरो गिरने ही लगी थी कि किसी ने उसे कंधे से पकड़कर घोड़ी के ऊपर डाल लिया। पूरो की चीखें उड़ती हुई घोड़ी के साथ पल पल दूर होती चली गई। उसकी बहन खड़ी कांपती रह गई। ना जाने वो घोड़ी कहाँ से आई थी, उसका सवार कौन था, घोड़ी कितनी देर तक दौड़ती रही। पूरो अचेत थी। पूरो को जब होश आया, वो एक कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। चारों ओर दीवारें थी और सामने एक बंद दरवाज़ा।